नमस्कार बच्चों, आज हम 10th का प्रकाश का पहला पाठ है परावर्तन व अपवर्तन, उस पर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब अपनी बात आती है परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। आपने नॉर्मल सी चीज़ देखी है, आपको कोई वस्तु कब दिखाई देती है? जब उस वस्तु से प्रकाश टकराकर अपनी आंखों में आता है तो वस्तु साफ दिखाई देगी। और वो साफ कब दिखाई देगी? उससे प्रकाश टकरा के अपनी आंखों में आकर, अपने आगे जाके एक टॉपिक पढ़ेंगे, आंख में होता है रेटिना, दृष्टिपटल, उस पर फोकसित हो जाए तब अपनी को वस्तु क्या होगी? दिखाई देगी, अन्यथा वस्तु दिखाई नहीं देगी। अब बात ये आती है, जैसे आपको मैं बताऊं, मेरे को यहाँ पे इस कमरे में अलग अलग वस्तुएं दिखाई दे रही है। वो क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि उन वस्तुओं से प्रकाश टकराकर मेरी आंखों में आ रहा है। अब मान लो मेरे कमरे में एकदम रोशनी है और रात हो रखी है, बाहर अंधेरा है, तो क्या बाहर वाला मेरे को देख सकता है या मैं बाहर वाले को देख सकता हूँ? आप बताओ। मैं बाहर वाले को नहीं देख सकता। क्यों? बाहर गहन अंधेरा है, उससे प्रकाश टकराकर मेरी आंखों तक नहीं आ रहा है। अगर अपने उस पर लाइट मारेंगे तो क्या होगा? उससे प्रकाश टकराएगा, वो मेरी आंखों तक आएगा, वो मेरे को दिखाई देगा। परंतु जिस कमरे में रोशनी और बाहर क्या है? अंधेरा, तो बाहर वाला मेरे को देख सकता है। क्यों? मेरे कमरे से लाइट क्या जा रही है? बाहर जा रही है। मेरे से प्रकाश टकराकर उसकी आंखों तक जा रहा है तो मैं उसे दिखाई दे रहा हूँ। ये देखने की रंग बिरंगी दुनिया है। इसका सिद्धांत ये है, कोई वस्तु अपने को कब दिखाई देगी? जब उससे प्रकाश टकराकर परावर्तित होकर अपनी आंखों में आएगा तो हमें रंग बिरंगी दुनिया दिखाई देगी। और रंग बिरंगी दुनिया का और भी संसार, एक नेक्स्ट चैप्टर आएगा, रंग बिरंगी दुनिया का संसार, उसी टॉपिक को बाद में पढ़ेंगे। अब बात आती है प्रकाश की। प्रकाश में दो मुख्य घटनाएं कक्षा 10 के सिलेबस में हैं, परावर्तन और अपवर्तन। इन दोनों को समझने के लिए पहले प्रकाश के बारे में जानकारी लेनी जरूरी है। अपने पहली बात है, प्रकाश क्या करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। जैसे मेरे सामने वहाँ पे लाइट लगी हुई है, मेरी छाया इसके पीछे बन रही है, देखो बन रही नहीं, बोर्ड पे बन रही होगी। क्यों बन रही है? रीज़न है इसके पीछे। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे से प्रकाश टकराया, मैंने प्रकाश को रोक लिया, मेरे साइड से प्रकाश जा रहा है, मैंने जितने भाग को प्रकाश को रोका है उसकी छाया मेरे को दिखाई दे रही है। आपको दिखाई दे रही है, सॉरी मेरे को नहीं, आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि वो प्रकाश को मैंने रोक लिया। अब कोई छाया छोटी बनती है, कोई बड़ी बनती है। छोटे बच्चे तो बड़ी छाया बन रही है, अरे भैया भूत है। भूत नहीं, वो एंगल पर डिपेंड करती है, वो प्रकाश किस एंगल से अपने टकरा रहा है, उसकी छाया उसी इस प्रकार से बनेगी। हमेशा याद रखना, आप प्रकाश क्या करता है? सीधी रेखा में गमन करता है, उसके बीच में अवरोध आएगा तो अवरोध वाले जगह पर उसकी क्या बनेगी? छाया बनेगी। नंबर 2 बात, निर्वात में प्रकाश का वेग फिक्स होता है। वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। पहले ये 2 बातें ध्यान रखना जरूरी है। एक तो प्रकाश क्या करता है? सरल रेखा में गमन करता है। नंबर 2, निर्वात अपने वायु में मोटा मोटी प्रकाश का वेग मानते हैं। निर्वात में प्रकाश का वेग 2.98 होता है। मोटा मोटी अपने कितना लिखेंगे? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब अपने नई घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। छोटी क्लास 7वीं क्लास से स्टार्ट हुआ था। अपने घर में क्या करते हैं? एकदम नई चम्मच लेते हैं, उसके 2 भाग होते हैं, एक चम्मच का खड्डे वाला भाग, एक उभरा हुआ भाग। खड्डे वाले भाग में देखना, आप पास में कोई वस्तु देखो, आपने चेहरा देखोगे तो आपको सीधा और बड़ा दिखाई देगा। और चम्मच को थोड़ा दूर कर लेना आपसे, या चम्मच पास में रखना, आपके पीछे रखी कोई वस्तु है उनको देखना, वो क्या दिखेगी? आपको उल्टी दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? उल्टी दिखाई देगी। अब वो छोटी होगी बड़ी होगी, वो डिपेंड करेगी आपकी चम्मच से उनकी दूरी कितनी है। वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, परंतु दिखेगी क्या? उल्टी। उसी प्रकार चम्मच का उभरा हुआ भाग देखना, उसमें देखना आपकी शक्ल हमेशा सीधी दिखेगी और ये लगेगा आप चम्मच से बहुत ज़्यादा दूरी पे हो। सीधी दिखेगी, छोटी दिखेगी और ये लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा दूरी पे हो।
कभी कभी अपने मोटरसाइकिल वगैरह में देखते हैं, उसके साइड में मिरर लगा होता है, उसमें देखना, उस पर एक वर्ड लिखा होता है, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे आर अपीयर। आपको मिरर में जो ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु दिखाई दे रही है वो जितनी दूरी पे आपको दिखाई दे रही है उससे ज़्यादा नज़दीक है। क्यों? अपने बाइक चला रहे हैं तो अपने सोच रहे हैं ये कार आ रही है, वो अभी तो दूर है, वो दूर नहीं है, पास में है, परंतु वो आपको छोटी दिखाई देगी। वो दर्पण का खेल है, दर्पण कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा। अलग अलग दर्पण के अलग अलग काम है। ये सारी घटनाएं किस पर आधारित होती है? परावर्तन पर आधारित होती है। परावर्तन के बारे में अपने चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया था चम्मच में खड्डे वाले भाग में या उभरे हुए भाग से आप देखोगे वस्तुएं तो आपको कभी छोटी, कभी बड़ी, कभी सीधी, कभी उल्टी ये दिखाई देगी। वो डिपेंड करते हैं दर्पण कौन सा है और वस्तु जिसे आप देख रहे हो वो आपसे कितनी दूरी पे है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब मेन बात है दर्पण का में अपने को वस्तु कैसे दिखाई देती है। वहाँ पर वस्तु है वो परावर्तन के कारण दिखाई देती है। अब परावर्तन होता क्या है? एक और पॉलिश किया हुआ कोई भी चमकदार पृष्ठ, मैं आपको बता दूं, आपका यदि मार्बल का फर्श है वो एकदम अच्छी तरह पॉलिश किया हुआ है, जैसे ग्रेनाइट है, तो भी उसमें आपकी शक्ल दिखाई देगी, वो भी आपके दर्पण का काम करेगा। अपने घरों में बर्तन पड़े होते हैं, वो नए बर्तन हैं तो उसमें शक्ल दिखेगी आपकी, वो भी दर्पण का काम करेगा। दर्पण का मतलब ये नहीं अपने जो अपनी शक्ल देखते हैं वही दर्पण है। दर्पण क्या होगा? एक और पॉलिश किया हुआ चमकदार पृष्ठ किसका काम करता है? दर्पण का कार्य करता है। एक और पॉलिश किया हुआ चमकदार पृष्ठ दर्पण का कार्य करता है। ये तो आ गया, ये पढ़ेंगे आगे। अब अपने टॉपिक आता है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या है? पाठ का नाम ही प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन है। पहली घटना अपने परावर्तन देखेंगे। ये मान लो एक दर्पण है या एक और पॉलिश के इस भाग पे इसके क्या कर दी? पॉलिश कर दी। और दूसरा भाग जो कहलाता है परावर्तक पृष्ठ, ये चमकदार पॉलिश किया हुआ पृष्ठ है। इस पर मान लो कोई प्रकाश की किरण है, कोई कोण बनाते हुए टकराती है, टकराकर उसी तल में वापस लौट जाती है। देखो पारदर्शी होता है तो इसके आर पार निकलती, जैसे लेंस में होता है। यहाँ पे आर पार नहीं जाएगी। एक और क्या है? पॉलिश किया हुआ पृष्ठ है तो टकराकर वापस उसी तल में लौट जाएगी। ये परिघटना क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। जब कोई प्रकाश की किरण एक और पॉलिश किए हुए चमकदार पृष्ठ से टकराती है, टकराकर पुनः उसी तल में लौट जाती है, इसे प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु से एक लंब खींचा जाता है, 90 डिग्री का कोण खींचा जाता है उस आपतन बिंदु से। याद रखना, उस कोण को हम क्या बोलते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अब प्रकाश की किरण जो एक और पॉलिश किए हुए चमकदार पृष्ठ से टकराती है उस किरण का नाम है आपतित किरण। क्या नाम है? आपतित किरण। और चमकदार पृष्ठ से प्रकाश की किरण टकराकर पुनः उसी तल में लौट जाती है, उस किरण का नाम है परावर्तित किरण। क्या नाम है? परावर्तित किरण। और प्रकाश की किरण चमकदार एक और पॉलिश किए चमकदार पृष्ठ से जिस बिंदु पर टकराती है उस आपतन बिंदु से आपने लंब खींचा है, उसे हम क्या बोलते हैं? अभिलंब कहते हैं। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण होता है इसे कोण आई से दर्शाते हैं, इसे बोलते हैं आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण, कोण आर। इसे क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। तो यहां पे कोण आई बराबर क्या है? आपतन कोण है। कोण आर बराबर क्या है? परावर्तन कोण है।
प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक और पॉलिश किए हुए चमकदार पृष्ठ से क्या करती है? टकराती है या आपतित होती है, तो वह उसी तल में पुनः लौट जाती है, पुनः लौट जाती है। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब होगी शुरुआत। अब इस परावर्तन के लिए नियम है। पहला बड़े सरल नियम है, कक्षा 8 में भी आता है, 10 में वापस आ गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। पहली शर्त ये है, तीनों क्या होने चाहिए? एक ही तल में। जैसे यहाँ पे टकराई, इस तल से प्रकाश आया, इस पर टकराया, पुनः इसी दिशा में लौट गया, तो आपतित किरण इसी तल चाहिए, परावर्तित किरण इसी तल में गई है और अभिलंब इसी तल में है। इससे हम क्या बोलेंगे? पहला नियम हो जाएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होने चाहिए? एक ही तल में। और आपतन की परावर्तन का दूसरा नियम है, परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है? सदैव समान होता है। तो दो नियम है। पहला नियम कौन सा है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। नंबर 1 आपतित किरण, नंबर 2 परावर्तित किरण, नंबर 3 अभिलंब, तीनों एक ही तल में होने चाहिए। चलो एक शर्त। नंबर 2 आपतन कोण। आपतन कोण कौन सा है? यहाँ पे कोण आई, वह दूसरा कौन सा है? परावर्तन कोण। कौन है भाई? कोण आर का मान क्या होता है? समान होता है, बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर। अब अपने पढ़ेंगे दर्पण के प्रकार, फिर उसमें देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया एकदम एक तो सिंपल अपने घरों में दर्पण लगा होता है, समतल दर्पण होता है। इसके अलावा गोलीय दर्पण भी होते हैं। उनके उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं? जैसे मैंने आपको एक बढ़िया सा उपयोग बताया था, मोटर गाड़ियों में पीछे के दृश्यों को देखने के लिए पार्श्व में साइड में एक दर्पण लगा होता है। वो मोटा मोटी सब बच्चे जानते भी हैं, क्योंकि 7th क्लास में 8th क्लास में बार बार आता है। वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, इनका नाम कहाँ से दिए गए हैं, इनकी चर्चा इसके जस्ट बाद में करें। अब इसे स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में आप अपनी कॉपी में इसे आराम से उतार सको। अब अपने आगे टॉपिक आता है दर्पण के प्रकार। किसके प्रकार? दर्पण के प्रकार। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब ये गोलीय दर्पण नाम आ गया, ये कैसे इनका नाम आया? फिर गोलीय दर्पण के दो प्रकार आएंगे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ये नाम कैसे दिए गए हैं मैं आपको बताऊंगा। दर्पण दो प्रकार के। नंबर 1 समतल दर्पण, नंबर 2 कौन सा? गोलीय दर्पण। समतल दर्पण नॉर्मली अपने घरों में जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण। इस पर चर्चा करें। आप किसी समतल दर्पण के आगे खड़े हो, मान लो आप उसके 2 फीट दूरी पे खड़े हो। कितने फीट पे? 2 फीट दूरी पे। उसका प्रतिबिंब देखना। आप जब देखोगे तो प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, वो बनेगा कहाँ पे? आप अपने घर पे एक्टिविटी कर सकते हो।
इसके लिए आप क्या करोगे, एक दर्पण ले लो, रख लिया, उसके सामने 2 फीट दूरी पर निशान लगा लो, यहाँ पे कोई वस्तु रख दो, तो आप देखना उसका प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु, या वस्तु का एक नाम यहाँ पे क्या दिया जाएगा, बिंब। जितना कि बिंब दर्पण के आगे स्थित होता है उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब बनेगा। मान लो ये 2 फीट दूरी पे कोई वस्तु का बिंब रखा हुआ है, कितने फीट दूरी पे, 2 फीट दूरी पे, तो बिंब से प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा, मोस्टली उत्तर आता है सर 2 फीट पे, 2 पे नहीं, 2 फीट दूरी ये होगी, 2 फीट ये होगी, कितने फीट दूरी पे बनेगा, बिंब से तो 4 फीट दूरी पे, और दर्पण से 2 फीट दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा। तो पहला तो ये आता है कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के ठीक पीछे उतनी ही दूरी पे बनता है जितनी दूरी पे दर्पण से बिंब स्थित होता है। नंबर 2, यहाँ पर जो प्रतिबिंब का जो साइज होता है वो बिंब के साइज का होता है। यदि बिंब 2 फीट का है, मान लो 3 फीट ऊंचाई का है, तो प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, 3 फीट ऊंचाई का बनेगा। परंतु गोलीय दर्पणों में ऐसा नहीं होता है, वस्तु से बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है और छोटा भी बनता है, उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है। वो कंडीशन का डिपेंड करेगी गोलीय दर्पण कौन सा है और बिंब है, मतलब वस्तु है, वो दर्पण से कितनी दूरी पे है। इसकी चर्चा बाद में करेंगे, परंतु पहली बात ये आ गई कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। नंबर 2, समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है और वस्तु के साइज का होता है। साइज तो मैंने बताया, यदि 3 फीट ऊंचाई का बिंब है तो प्रतिबिंब भी कितना फीट बनेगा, 3 फीट ऊंचाई का। प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के साइज का बनता है, दर्पण के ठीक उतने पीछे बनता है जितना कि बिंब दर्पण के आगे स्थित होता है। अब लास्ट बात आती है कि समतल दर्पण है, उसमें किसी वस्तु को पूरा साइज देखने के लिए समतल दर्पण का साइज कितना होना चाहिए। मान लो कोई वस्तु 6 फीट की है तो दर्पण का मिनिमम साइज कितना होना चाहिए पूरा वस्तु देखने के लिए, 3 फीट होना चाहिए। ये अलग बात है कि ये क्वेश्चन अपने कंपटीशन एग्जाम में आता है, 10th क्लास में नहीं आता। फिर भी याद रखना, किसी वस्तु का पूरा साइज देखने के लिए दर्पण का साइज उस वस्तु के साइज का आधा होना जरूरी है। अब मेन बात आती है समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के क्या होता है, साइज का होता है। वस्तु का मतलब यहाँ पे किताब में मिलेगा बिंब के साइज का होता है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के ठीक उतने पीछे बनता है जितना कि बिंब दर्पण के आगे स्थित होता है। अब बात आती है आवर्धन। अभी आपको एक चीज ध्यान रखना, आवर्धन, समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है। आवर्धन होता है किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है उसका साइज, और वस्तु है जिसे हम क्या बोलते हैं, बिंब कहते हैं, उसके साइज का अनुपात। और इसका आवर्धन +1 होता है। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में बिंब की ऊंचाई। और आपको मैंने बताया था समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है, बिंब के साइज का बनता है। ये तो कंफर्म हो गया, प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई बराबर होती है। इसका मतलब 1 तो आ गया। +1 का मतलब है यहाँ प्रतिबिंब भी सीधा बना है। ये मान के चलते हैं कि वस्तु है वो सीधी खड़ी है, उसका प्रतिबिंब भी क्या बना है, सीधा बना है। यदि उल्टा बनता, साइज दोनों का एक जैसा होता, क्या बनता, प्रतिबिंब उल्टा बनता, तो आवर्धन कितना आता, -1। ये बिंब की ऊंचाई, ये किसकी ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ऊंचाई बराबर है,
परंतु ये उल्टा बनता, मान लो यहाँ पे बीच में दर्पण है, उल्टा बनता तो इसका आवर्धन कितना आता, -1। इसका आवर्धन कितना होता है, +1। इसका मतलब प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, सीधा बनता है। इससे क्लियर होता है इसका आवर्धन कितना होता है, +1 होता है। अब ये गोलीय दर्पण क्या होते हैं, इनमें परावर्तन कैसे होता है, इनके परावर्तन के नियम क्या होते हैं, विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसकी चर्चा अपने कल करेंगे। इसे नोट कर लो।